अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ बच्चों, आज हम 11वीं जमात का एक और नया सबक की शुरुआत कर रहे हैं और वो है सांस लेना और गैसों का तबादला। देखिए, अभी तक हमारे तकरीबन सारे सबक हो गए, अब सिर्फ 6 11वीं के सबक बाकी है और वो 6 सारे के सारे सबक किससे मुताल्लिक है? वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से मुताल्लिक है। आपको मालूम होगा कि इस मरतबा एनसीईआरटी में जो चैप्टर डिलीट हुआ वो किससे मुताल्लिक है? वो निज़ाम हाज़मा से मुताल्लिक है। ठीक है, डाइजेशन से मुतालिक है, तो वो डाइजेशन वाला सबक डिलीट हो गया, इसलिए अब हमारे पास 6 सबक है। तो आज एक सबक हम स्टार्ट कर रहे हैं और 5 और सबक है। तो इस तरह से ये होगा कि 11वीं का हमारा पूरा पूरा 11वीं का बुक अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ये महीने में। और बहुत ज्यादा हो गया तो जनवरी के 2 वीक के अंदर हम ये पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद हमारा पूरा 12वीं का सिलेबस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये करना है कि 11वीं की ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो सबक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सर समझ लीजिए कि इस सबक से अगर हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी अगर आप पकड़ते हैं तो 6 या 12 बराबर बराबर ना, क्या 6 दूनी 12? हाँ, और 6 दिया 18, तो 18 क्वेश्चन रहेंगे और 18 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो आप समझ जाइए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो आसानी से इन 6 सबक से आ सकता है। फिर इसके अलावा 12 के जो सबक है जिसमें से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ऑलरेडी देख चुके हैं उसको, और इसी तरह से हम आगे चल के जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख चुके। तो ये एक पूरा ग्रुप है, अगर ये ग्रुप में से अगर आप हर जगह से 3-3 क्वेश्चन भी कंसिडर करते हैं तो ये 6 सबक और वो 2 सबक कितने हो गए? 8 सबक ना। तो 8 सबक से अगर 3-3 क्वेश्चन भी अगर आते हैं और अगर आप उसको बहुत परफेक्शन के साथ उसको हल करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपके पास एक बड़ा बायोलॉजी से बड़े मार्क आने के आपके पास क्या रहेंगे? मौके रहेंगे। और ऑलरेडी हमने पौधों से मुतालिक, प्लांट से मुतालिक सारे जो बेसिक बेसिक चैप्टर से खत्म किए। रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट हुआ, फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हुआ, एनाटॉमी कंप्लीट हुआ, मॉर्फोलॉजी कंप्लीट हुआ पौधों का। फिर बुनियादी तौर पे प्लांट किंगडम खत्म हुआ, एनिमल किंगडम खत्म हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, द लिविंग वर्ल्ड हो गया। ये सारे वो भाग है जो ऑलरेडी हो गए। अब अगर आप कंसिडर कर लीजिए कि उन सबसे अगर 3-3 क्वेश्चन भी आते हैं तो इसका मतलब है कि आप बॉटनी से और जूलॉजी से अगर अच्छे अंदाज में पढ़कर अगर सही अंदाज में उसकी स्टडी करते हैं तो मिनिमम 300 मार्क आप बायोलॉजी से ले सकते हैं। मेरी तो दुआ ये रहेगी कि आप लोग पूरे 360 मार्क ले, लेकिन इसके लिए जो परफेक्शन की जरूरत है उस परफेक्शन तक हम लोग नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचने के जो बड़ा रीजन है उसमें एक होता है कि हमारी रीडिंग हैबिट नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, बार बार रिपीटेशन करने की आदत नहीं है, बार बार यादा करने की आदत नहीं है। तो खास इस बात को यहाँ से याद रखिए कि जितने चैप्टर्स आपने पहले पढ़ा उसको रिवाइज करिए और इंशाल्लाह तकरीबन जितने क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले भी बोला कि हमने 100 क्वेश्चन इंग्लिश से उर्दू में पूरे ट्रांसलेट किए वाले हैं। इंशाल्लाह जैसे ही ये पूरा हो जाएगा तो मैं वो टेस्ट पेपर जो है 100 क्वेश्चन वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। असल में प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो जो 100 क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट की शक्ल में देना बड़ा मुश्किल जा रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि पीएचडी के काम की वजह से मैं कई कई दिन आपके लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस महीने में पीएचडी खत्म हो जाएगी तो जनवरी, फरवरी, मार्च यानी रमज़ान जो मार्च में स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे लिए एक अच्छा मौका रहेगा। हम इंशाल्लाह ये सारा सिलेबस आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद भी हमारे पास 1 से 1.5 महीना बचता है जहां पर हम उसको रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया सबक जिसको बोला जाता है सांस लेना और गैसों का तबादला, जिसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ना। हो बुनियादी तौर पर अगर इस बात को समझा जाए कि हमारे जिस्म में हम सांस लेते क्यों हैं, सांस छोड़ते क्यों हैं, ब्रीथिंग का ये जो अमल होता है ये क्यों होता है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहली बात याद रखिए कि हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? खाना खाते हैं। और इस खाने के जरिए हम क्या करते हैं? इस खाने के जरिए हम हमारे जिस्म को क्या मुहैया करते हैं? ग़िज़ाइयत। अब ग़िज़ाइयत का मतलब क्या है? हम हमारे जिस्म को क्या देते हैं? हम हमारे जिस्म को देते हैं ग्लूकोज, हम हमारे जिस्म को देते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब हम खाते हैं तो हम खाना कौन सा खाते हैं? हम खाते हैं रोटी, हम खाते हैं चावल, हम खाते हैं गोश्त। तो इनसे हमको क्या मिलता है? इनसे हमको मिलता है ग्लूकोज और इनसे हमको मिलता है प्रोटीन। अब सवाल ये आता है कि इस ग्लूकोज और प्रोटीन को तोड़ेगा कौन हमारे जिस्म के अंदर?
चावल को तोड़ता कौन है? गोश्त को तोड़ता कौन है? हमारे दांत, हमारा मैदा। लेकिन उसके बाद गोश्त चावल को तोड़ने के बाद उससे जो ग्लूकोज प्रोटीन आएगा उसको कौन तोड़ेगा? तो ये जो तोड़ने का अमल है, उस तोड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है? ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं? नाक के जरिए हमारे जिस्म में क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिए कि क्या होता है, जितने भी जानदार उज़्वे होते हैं, वो जानदार उज़्वे क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? जो भी ग़िज़ाई सालमे जैसे ग्लूकोज है उसको तोड़ने के लिए करते हैं। और जब ग्लूकोज टूटेगा तो उससे क्या मिलेगा हमको? तवानाई। आपको याद आ रहा है, हमने जब रेस्पिरेशन पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि जब ग्लाइकोलाइसिस होता है तो उससे टूट कर क्या बनता है? उससे टूटकर बनता है पायरुवेट। याद आ रहा है क्या? और पायरुवेट से आगे चल के क्या होता है? हमने कहा था कि प्रेवेट से टूट के वहां पर क्रैब साइकिल होती है। फिर क्रैब साइकिल के बाद हमने कहा कि वहां पर क्या होता है? ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है। और ये सारा जब अमल होता है तो हमने कहा था कि हमारे जिस्म में क्या बनती है? एटीपी। हमारे जिस्म में क्या बनती है? तवानाई। और इसी तवानाई और एटीपी का इस्तेमाल करके हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। हम चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, हम जितने भी काम करते हैं वो सारे काम के अंदर हमको क्या चाहिए? तवानाई। तो असल में जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर जो ग़िज़ाई सालमे है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, उनको तोड़ना है। तोड़कर उनसे क्या हासिल करना है? एनर्जी। लेकिन जब ग्लूकोज टूटता है तो आपको याद होगा कि पूरे की पूरी साइकिल के दौरान में हमारे जिस्म के अंदर क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे जिस्म के लिए कौन सी गैस है? नुकसानदाह गैस है। इसका मतलब ये है कि हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को लाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? इस पूरे प्रोसेस में हो रहा है कि ग़िज़ाई सालमे टूटते हैं, उनसे हमको तवानाई हासिल मिलती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कैटाबॉलिक तामुल है, ये टूटने का अमल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी। तो इस तरह से क्या होगा? जो भी हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन होगी वो खलिए तक लगातार क्या की जाती है? मुहैया की जाएंगी। और बनने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो खलिए में पैदा हो रही है उसको बाहर लाया जाएगा। तो लगातार उसको जिस्म से क्या किया जाएगा? बाहर। नाउ तबादले का ये जो अमल है जिसमें क्या हो रही है? फिजा से ऑक्सीजन खलिए में दाखिल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड खलिए से क्या होती है? बाहर जाती है। इस अमल को क्या कहा जाता है? ब्रीथिंग। इस अमल को हम कहते हैं सांस लेने का अमल। और इसी अमल के लिए दूसरे लफ्ज में हम कहते हैं अमल तनफ्फुस, यानी रेस्पिरेशन। तो बुनियादी तौर पर इस बात को याद रखिए कि जब हम इनहालेशन एक्सहालेशन करते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, तो सांस अंदर लेते वक्त हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सांस अंदर क्यों लेते हैं? ताकि हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो, ताकि हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो और उससे हमारे जिस्म को क्या मिले? एटीपी। बात समझ में आई? और जब ग्लूकोज टूटेगा तो उसके नतीजे में क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे जिस्म के लिए नुकसानदायक, तो उसको जिस्म से बाहर। तो सारे जानदारों के जिस्म के अंदर ये अमल होता रहता है कि वो ऑक्सीजन अपने जिस्म के अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर करते रहेंगे। इसी अमल को क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग। और इसी अमल को दूसरे अल्फाज में क्या बोला जाता है? अमल तनफ्फुस, यानी रेस्पिरेशन। बात क्लियर हुई? नाउ अब दूसरी बात कि हमारे जिस्म में जो तनफ्फुसी आज़ा है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे जमीन के ऊपर बहुत सारे एनिमल है, बहुत सारे जानवर है। कुछ जानवर पानी में रहते हैं, कुछ जानवर जमीन पे रहते हैं, कुछ जानवर हवा में रहते हैं। तो सारे जानवरों के अंदर जो अमल तनफ्फुस करने वाले आज़ा है वो एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे? फिर जो अमल तनफ्फुस अंजाम देने वाले आज़ा है वो किस बुनियाद पर अलग अलग होंगे? ठीक है, तो यहां पर अब हम बात करने वाले हैं तनफ्फुसी आज़ा। तो सांस लेने के लिए हमारे जिस्म में क्या है? तरीक़ेकार है। और ये जो तरीक़ेकार है ये मुख्तलिफ किस्म के जानदारों में मुख्तलिफ है। अब ये जो मुख्तलिफ है उसका रीजन क्या है? उसके मुख्तलिफ होने का या उसके अंदर फर्क का जो रीजन है, फर्क का जो वजह है, तो दो वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो तनफ्फुसी आज़ा है उनके अंदर फर्क होता है। एक जो है वो है मस्कन। वो क्या है? मस्कन। उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैबिटाट। और दूसरा है तंजीम की सतह। तंजीम की सतह। और हमको मालूम है, हमने जब एनिमल किंगडम पढ़ा था तो हमने कहा था कि तंजीम की सतह चार होती है। एक खलिए की लेवल होती है, एक बाप की सतह होती है, दूसरी अजू की सतह और तीसरी
अज़ुवी निज़ाम की सतह। तो अब क्या रहेगा, जानदारों के अंदर तंजीम की सतह और मस्कन की बुनियाद पर जो तनफ्फुसी आज़ा है वो क्या रहेंगे, अलग अलग। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं निचले दर्जे के, निचले दर्जे के जानदार। निचले दर्जे के जानदार का मतलब क्या होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ऐसे जानदार जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो ऐसे जानदारों के अंदर बात करते हैं जैसे स्पॉन्जीज है, सिलेंट्रेट्स है, फ्लैट वॉर्म है। अगर इनकी बात करते हैं तो इनके जिस्म में जो ऑक्सीजन होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जब तबादला होता है तो वो तबादले के लिए उनका पूरा जिस्म काम करता है, यानी उनके पूरे जिस्म। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेट और फ्लैट वॉर्म के अंदर जो तनफ्फुसी अज़ू है, वो तनफ्फुसी अज़ू कौन है, वो तनफ्फुसी अज़ू उनका जिस्म की सतह है। और इस जिस्म की सतह को हम आमतौर पे क्या कहते हैं, आमतौर पे हम उसको कहते हैं स्किन, या हम उसको उर्दू में कहते हैं जिल्द। इसका मतलब इन जानदारों के अंदर जिल्द रहेगी जो क्या करेंगी, अमले तनफ्फुस में मदद करेंगे। ठीक। एक और बात कि जब भी अमले तनफ्फुस होगा यानी ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, तो वो जो अमल होता है उस अमल को बोला जाता है नुफूस। कौन सा अमल बोला जाता है, नुफूस का अमल। या उस अमल को बोला जाता है डिफ्यूजन। क्या बोला जाता है इसको, डिफ्यूजन। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन जिल्द को क्रॉस करके कब अंदर आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जिल्द को क्रॉस करके जिल्द से निकल के बाहर कब आएगी। तो ये डिपेंड करेगा उसकी क्वांटिटी पर। अगर बाहर ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाहर से ऑक्सीजन जिस्म के अंदर जाएगी, अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से निकलकर बाहर आएगी। तो जब भी कोई चीज अपनी ज्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाती है तब उस अमल को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन, या उस अमल को आसान लफ्ज में बोला जाता है नुफूस। तो याद रखना कि ये जो गैसेस का तबादले का अमल होता है वो तबादले का अमल पैसिव होता है, यानी यहाँ पर तवानाई की जरूरत नहीं है। जो भी गैस अंदर जाएगी, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, वो मुनासिर होंगी उसकी मिकदार पर। ठीक है। नाउ दूसरा, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं केचुआ, केचुआ मतलब किसकी बात हो रही है, अर्थवर्म। किसकी बात हो रही है, अर्थवर्म। नाउ अगर उसकी बात करते हैं तो उसके जिस्म के ऊपर होती है नम क्यूटिकल, यानी उसके जो जिस्म है उसके ऊपर एक सतह होती है, उस सतह को बोला जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल ये एक गैर खलवी साख्त होती है। क्या होती है ये, गैर खलवी साख्त। और इस गैर खलवी साख्त के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएंगी। किसके अंदर, केचुआ। केचुए को क्या बोला जाता है इंग्लिश में, अर्थवर्म। फिर इसी तरह से हशरात। हशरात का मतलब कौन हो गया, इंसेक्ट्स। हशरात का मतलब कौन हो गया, इंसेक्ट, जो हम कीड़े मकोड़े जिनको हम बोलते हैं। तो उनके जिस्म में क्या होता है, उनके जिस्म में नलियों का जाल होता है। क्या होता है उनके जिस्म में, नलियों का जाल, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रेकियल ट्यूब। तो इस ट्रेकियल ट्यूब के जरिए उनके अंदर क्या होगा, गैसों का तबादला होगा। अब इनसे अंदर क्या होगा, इनके अंदर जो ये जो ट्रेकियल सिस्टम है या नलियों का जाल है उसके जरिए जिस्म के अंदर गैस दाखिल होंगी और इस तरह से वो खलिए को क्या होगी, बराह रास्त मुहैया की जाएगी। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर के जिस्म के अंदर के जितने खलिए वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में नहीं, जैसा हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म के अंदर जितनी भी ऑर्गन है वो हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या। अगर वो डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट में रहते तो हमारे फेफड़ों की जरूरत नहीं रहती थी। यानी हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तबादला होता है वो किसके जरिए होता है, फेफड़ों के जरिए, लंग्स के जरिए। क्यों होता है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी खलिए वो डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिन जानदारों के अंदर जिल्द के जरिए होता है, नम क्यूटिकल के जरिए होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उनके जिस्म के अंदर जितने खलिए हैं वो डायरेक्टली हवा से ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं और डायरेक्टली बराह रास्त कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ सकते हैं। लेकिन जिन इंसेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं उनके जिस्म के अंदर नालियों का जाल है, यानी मुंह के जरिए पहले ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर वो पूरे ट्यूब्स के जरिए फैलेगी, ट्यूब के जरिए हर जिस्म के हर खलियों को मुहैया की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो बनेगी वो ट्यूब के जरिए पूरे पूरे मुंह तक आएगी और देन जिस्म से बाहर। तो इस तरह से इनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। नाउ इसी तरह से एक और एग्जांपल, चौथी एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं मोलस्का। मोलस्का का मतलब क्या होता है, ऐसे जानवर जिनका जिस्म बहुत नरम होता है,
जैसे ऑक्टोपस, ऑक्टोपस मतलब समंदर में देखे ना ऑक्टोपस को, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, याद नहीं है? अच्छा, जो दूसरे होता है जिसको हम कहते हैं, कौन सी मछली बोलते हैं, स्टारफिश, है ना? तो ये जो है, फिर इसी तरह से आबी आर्थ्रोपोड्स, आबी आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या हो गया, जैसे प्राउंस है, खेकड़े, ये कौन है, आबी आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड मतलब दोबारा होना के कीड़े मकोड़े, तो ऐसे कीड़े मकोड़े जो पानी में रहते हैं। तो एक हो गया मोलस्क, एक हो गया आर्थ्रोपोड। अब जब इनको अपने जिस्म में सांस लेना होता है, सांस लेने का अमल होता है, ऑक्सीजन अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना है, तो वो इस्तेमाल करते हैं गल फड़ों का, और गल फड़े को हम क्या कहते हैं, गिल्स। याद रहेगा। दूसरा, पांचवा एग्जाम्पल और याद रखना है कि जो जमीन पर रहने वाले जानदार है, जमीन पे रहने वाले जानदारों के अंदर यही काम, कौन सा काम, ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है, वो कौन करते हैं, फेफड़े। और फेफड़ों को हम क्या कहते हैं, लंग्स। क्या कहते हैं, लंग्स। तो ये बहुत बुनियादी तौर पे याद रखना है कि अलग अलग जानदारों के अंदर अलग अलग अज़ू है। कुछ जानदारों के अंदर जिसको हम कह रहे हैं जिस्म होता है, कुछ जानदारों के जिस्म पर नम क्यूटिकल होती है, कुछ जानदारों के पास नलियों का जाल है जिसको ट्रैकियल कह रहे हैं, कुछ जानदारों के पास गलफड़ है, कुछ जानदारों के पास फेफड़े जिनके जरिए वो क्या कर रहे हैं, अब गैसेस का क्या कर रहे हैं, तबादला, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं ना। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे फिक्री जानवर, फिक्री जानवर का मतलब कौन हो गया, जिनको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स, जिनके अंदर क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम। अब फिक्री जानवरों में अगर मछलियों की बात करते हैं, तो मछलियों के पास तो गलफड़ होती है, मछलियों के पास तो क्या होती है, गलफड़ होती है। गलफड़ मतलब उनके पास क्या होती है, गिल्स। लेकिन और भी वर्टिब्रेट्स है, कौन है, जैसे रेप्टाइल्स है, रेंगने वाले जानवर, परिंदे हैं, उड़ने वाले जानवर, दूध पिलाने वाले जानवर जिसको हम पिस्तानिया या हम क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। वो अगर इनके पास बात करते हैं, तो इनके पास जो गैसों का तबादला है वो किसके जरिए होता है, फेफड़ों के जरिए, यानी लंग्स के जरिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमको एक चीज जो सबसे ज्यादा याद रखना पड़ेगा, वो कौन सी है, वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करते हैं, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर दो तरह के अज़ू हो गए। अगर मछलियों की बात करते हैं, तो मछलियों के पास क्या होगी, मछलियों के पास होगा गलफड़े। गलफड़े का मतलब कौन हो गया, गिल्स। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेंगने वाले जानदारों की, यानी रेप्टाइल्स की, अगर हम बात करते हैं एम्फीबियस की, यानी जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, इसी तरह से हम बात करते हैं परिंदों की, यानी एव्स की, और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पिस्तानियों की, यानी मैमल्स की, तो इनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा, लंग्स, यानी क्या होंगे, फेफड़े। तो ये बुनियादी तौर पे वर्टिब्रेट्स के मामले में याद रखना है ना। एक और चीज जो याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स में अगर हम बात करते हैं एम्फीबिया, यानी जलथलिए, तो जलथलियों की एक एग्जाम्पल कौन है, मेंढक। मेंढक में क्या खास बात है, मेंढक में खास बात यह है कि जब उसके जिस्म में रेस्पिरेशन का अमल होगा, तो क्या होगा, वो नम जिल्द से भी सांस लेती है, साथ ही साथ वो गिल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, साथ ही साथ वो फेफड़ों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए अगर आपको याद होगा, तो जब हमने एनिमल टिश्यू वाले सबक में फ्रॉग को, यानी मेंढक को डिटेल में पढ़ा था, तो मेंढक के डिटेल टॉपिक में हमने ये बात पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, कि मेंढक के जिस्म के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन का अमल तीन तरह से होता है। वहां पर हमने कहा कि वो गिल्स के जरिए भी होता है, तो उसको बोला जाता है ब्रैकियल सिस्टम, ब्रैकियल रेस्पिरेशन। लंग्स के जरिए होता है, तो उसको बोला जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और इसी तरह से जिल्द के जरिए होता है, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यानी जल थलियों में एम्फीबिया के पास जब रेस्पिरेशन का अमल होगा, तो वो तीन अलग अलग अज़ू के जरिए होगा, जिल्द, गिल्स, फेफड़े। याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंढक के मामले में। फिर पिस्तानियों की अगर हम बात करते हैं, तो पिस्तानियों में तरक्की याफ्ता तनफ्फुसी निज़ाम है, यानी सबसे अच्छा जो तनफ्फुसी निज़ाम है, सबसे ज्यादा वेल डेवलप तनफ्फुसी निज़ाम है, तो वो किसका है, पिस्तानियों का। यानी उन जानदारों का जो अपने बच्चों की ग़िज़ा दूध के जरिए या मिल्क, यानी दूध बनाने वाले दूध के जरिए करते हैं, उनके अंदर, यानी उनमें हम आते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप फॉर्म है, सबसे आला किस्म का है। याद रहेगा। तो आपने क्या करना है मालूम है, ये पूरा पैराग्राफ जो मैंने अभी समझाया, इसके लिए आपने एक टेबल बनाना है, और उस टेबल के एक साइड में लिखना है जानदार, और लिखना है तनफ्फुसी अज़ा। जानदार के कॉलम में आपने पहले लिखना है स्पॉन्जी, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, और उसके अज़ा के आमने सामने क्या लिखना है,
वहां लिखना है पूरा जिस्म की सतह। वैसे ही आपने केचुआ लिखना है, सामने लिखना है नम क्यूटिकल। वैसे ही हशरात यानी इंसेक्ट लिखना है और नलियों का जाल। वैसे ही आपने मोलस्क आर्थ्रोपोडा लिखना है और उसके सामने क्या लिखना है, गलफड़। फिर फिक्री जानदार में मछलियां, और इसी तरह से रेप्टाइल, परिंदे और पिस्तानी, और उनके सामने क्या लिखना है, फेफड़े। और मेंढक जब लिखेंगे तो मेंढक के सामने तीनों भी लिखना है, जिल्द, गिल्स यानी गलफड़, और लंग्स यानी फेफड़े। तो इस तरह से एक शॉर्ट टेबल आपका बन जाता है। अगर ये शॉर्ट टेबल आपका बन गया, आपने इसको अच्छे से याद कर लिया, तो आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलग अलग, और इससे एक फायदा ये होगा कि जो एनिमल किंगडम का टॉपिक है वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर आप ये करते हैं कि ये पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए, जैसा हशरात की बात चल रही है, इंसेक्ट्स की बात चल रही है, तो इंसेक्ट्स ये जो है किस फाइलम से मुतालिक है, ये आर्थ्रोपोडा से। तो आप आर्थ्रोपोडा को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो। यहाँ मोलस्क का है, यहाँ पर सीलेंट्रेटा है, यहाँ स्पॉन्जीज है, तो थोड़ा सा एनिमल किंगडम के चैप्टर में चाहिए, उसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि यार हमने वहां पर क्या पढ़ा था, क्योंकि तकरीबन ये पढ़ के हमको 2-3 महीना हो गया। तो बहाने से क्या होगा कि आपका एक चैप्टर रिवीजन, एक टॉपिक रिवीजन भी होगा और एक नया टॉपिक आप सीख भी लेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी पढ़ते वक्त हमने ऐसे ही करना है कि जो टॉपिक हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे उससे रिलेटेड पीछे वाली क्या बातें थी हम उसको रिवाइज करेंगे। इस तरह से क्या होगा, हमारा बायोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और हमको यह मालूम रहेगा कि ये एक टॉपिक कितनी जगह पूछा गया है। तो इस तरह से आपको ये मालूम रहेगा कि जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं वो और पहले कौन से अजवाफ में पूछा गया था, उसको किस अंदाज में पूछा गया था, उसको किस अंदाज में आपने याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये तरीकेकार को, इस स्ट्रेटेजी को आपने यूज करना है। ठीक, ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है? और ठीक, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम बात कर रहे हैं इंसानी अमल तनफुस का निज़ाम, कि इंसानों में जब हम अमल तनफुस की बात करते हैं, तो क्योंकि अब हम जब बात कर रहे हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी इंसानों के अंदर ये जितने भी अमल है, ये जितने भी निज़ाम है, ये काम कैसे करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम जो देख रहे हैं वो इंसानी निज़ाम अमल तनफुस देख रहे हैं। नाउ अगर आप देखेंगे कि हमारा जो जिस्म होता है, हमारे जिस्म में क्या होती है, हमारे जिस्म में सबसे पहले एक जोड़ी होती है जो किसकी होती है, बैरूनी नथनों की। किसकी होती है? बैरूनी। अगर आप देखेंगे तो इस शख्स की ये जो है, ये है बैरूनी नथने, बाहरी। कौन है ये? बैरूनी नथने। और इस बैरूनी नथने से आगे ये जो रास्ता अंदर जा रहा है, देखिए ये रास्ता, देखिए इस तरह से रास्ता आगे जा रहा है, और ये हमारा मुंह वाला रास्ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बैरूनी रास्ते से ये अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर ये बैरूनी नथने, अब ये बैरूनी नथने जाकर जहां खुल रहे, ये होता है नेजल पासेज। इसको क्या बोला जाता है? नेजल पासेज। और फिर ये जो पूरा रास्ता होता है ये आगे जाके खुलता है एक चैम्बर में, एक खाली जगह में। ठीक है ना, अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि बैरूनी नथने मौजूद होते हैं जो बालाई होठ, बालाई होठ का मतलब क्या हो गया, जो ऊपर वाला होठ है, तो ऊपर खुलते हैं। यानी ये जो होठ है ना, ये होठ है, इसके ऊपर ये खुलने वाली, ये कौन है? बैरूनी नथने। अब ये बैरूनी नथने से अंदर क्या होगा, ये नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चेंबर में दाखिल होते हैं। यानी यहाँ पर दो चीजें, एक है नेजल पैसेज, नेजल पैसेज मतलब नाक का रास्ता, पासेज का मतलब क्या होता है? गली, रास्ता, और चैम्बर का मतलब क्या होता है? कहफा, खाली जगह। तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है नेजल पासेज, नेजल पासेज के थ्रू आप कहाँ जाके खुलेगा वो? नेजल चैम्बर। यानी यहाँ से हवा दाखिल होगी, यहाँ से हवा दाखिल होगी, यानी गैस यहाँ दाखिल होगी, इस तरह से पास होते हुए यहाँ आएगी। ठीक है ना, उसके बाद जो नेजल चैम्बर है वो नेजोफेरिंग्स में खुलता है। अब ये फेरिंग्स क्या है, देखिए यहाँ पर है फेरिंग्स, ये वाला। अब इस वाली जगह को अगर आपको देखना है तो ये जो फेरिंग्स होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फेरिंग्स क्या होती है? फेरिंग्स हमारे मुंह का वो हिस्सा है जो कि एक कॉमन कॉमन पाथवे, कॉमन पाथवे मतलब एक रास्ता। अब ये जो एक रास्ता, ये किसके लिए? ये एक रास्ता है जिसके जरिए गुजरने वाली है हवा, और यही एक रास्ता है जिसके जरिए गुजरने वाली है
ग़िज़ा। तो फेरिंग्स को जब भी हम डिफाइन करते हैं, फेरिंग्स की जब भी तारीफ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ऐसा रास्ता जिससे ग़िज़ा और हवा दोनों भी गुजरने वाले। इसलिए आमतौर पे ये होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं और जब हम बातें कर रहे होते हैं, हमको ठसका लगता है। वो ठसका क्यों लगता है? क्योंकि हम बात भी कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो उस दौरान में ये होता है कि खाना भी उस रास्ते से जा रहा है और अब चूंकि बात कर रहे हैं तो सांसें लंबी लंबी लेंगे, नतीजे में हवा भी जा रही है, तो दोनों एक साथ उस जगह से गुजरने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में हमको क्या लगता है? ठसका। ना अब होता क्या है कि नेजल चैम्बर है वो नेजो फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स एक हिस्सा है और ये जो हिस्सा है फेरिंग्स, ये ग़िज़ा और हवा का क्या है? मुश्तरका रास्ता है, यानी एक ही रास्ता है, कॉमन रास्ता है। नाउ नेज़ोफेरिंग्स आगे जाके कहां पर खुलेंगी? लैरिंग्स में। नाउ नेज़ोफेरिंग्स के बाद जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोला जाता है लैरिंग्स। लैरिंग्स आमतौर पे क्या होता है? लैरिंग्स को बोला जाता है ये वो साख्त है जो हमारे जिस्म में क्या करती है? आवाज आवाज पैदा करती है। हमारे जिस्म में ये आवाज पैदा करने वाला क्या है? अज़ू है। इसी के जरिए हमारे जिस्म में क्या होती है? आवाज। और यही लैरिंग्स है जिसके ऊपर हमें ये दिखता है, हमारे को यहाँ साख दिखती है। ये जो साख है, ये साख जो है ये कहां पर है? लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स है ये आमतौर पर किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है कुड़मुड़ी हड्डियों से। किससे बना हुआ है? कुड़मुड़ी हड्डियों से। और कुड़मुड़ी हड्डियों को हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। क्या कहते हैं हम उसको? कार्टिलेज। यहां पर ये जो लैरिंग्स है, इस लैरिंग्स के पास एक कार्टिलेज होती है जिसको बोला जाता है एपिग्लॉटिस। क्या बोला जाता है इसको? एपिग्लॉटिस। देखिए यहाँ पर एपिग्लॉटिस लेबल किया हुआ है। ये एपिग्लॉटिस क्या करती है इस लैरिंग्स में? लैरिंग्स के जरिए सिर्फ कौन जाएगा? इस लैरिंग्स के जरिए सिर्फ जाएंगी हवा। लेकिन अगर उस लैरिंग से ग़िज़ा जाने लगे तो क्या हो जाएगा? वो ग़िज़ा जाके उस रास्ते को क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगी। मतलब वो ग़िज़ा का रास्ता है क्या? वो हवा का रास्ता है। तो जब हम खाना खाते हैं और खाने को जब हम निगल रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है? इस लैरिंग्स को बंद करना होता है, इस लैरिंग्स को क्लोज करना होता है। तो लैरिंग्स को क्लोज करने का काम कौन करेगा? एपिग्लॉटिस। तो बुनियादी तौर पे याद रखना है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बैरूनी रत्ना है, बैरूनी रत्ने से आगे नेजल पासेज है, नेजल पासेज से नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर कहाँ खुलेगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स का आगे खुलेगा लैरिंग्स। लैरिंग्स ये आवाज पैदा करने वाली जगह है और इस जगह पर एक ढक्कन होता है, एक कार्टिलेज होती है। उस कार्टिलेज का नाम क्या है? एपिग्लॉटिस। और ये एपिग्लॉटिस क्या करती है? ये एपिग्लॉटिस ग़िज़ा को निगलने, ग़िज़ा को निगलने के दौरान हवा की नाली, हवा की नाली। तो हवा की नाली कौन होती है? हम आगे चल के बढ़ेंगे। जो हवा की नाली होती है उसको बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोला जाता है इसको? ट्रैकिया को वो क्या कर देती है? बंद कर देती है। अगर वो बंद नहीं करेगी तो नतीजे में क्या होगी? ग़िज़ा हवा की नाली में यानी ट्रैकिया में चला जाएगा और जिसके नतीजे में हमको क्या लगता है? ठसका। हम आमतौर पे हमारे घर में इस तरह के रुझान बने हुए कि कोई याद कर रहा है, कोई आपकी याद दहानी कर रहा है, इसलिए आपको क्या लग रहा है? ठसका। नहीं, ये ठसका किसी के याद करने से नहीं लगता। नहीं तो अल्लाह ताला ने याद करे तो, है ना? अल्लाह ताला ने याद करे तो सीधा पहुंच ही जाते। तो आमतौर पे इसके पीछे जो बायोलॉजी का रीजन है वो ये है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हमने खामोश खाना चाहिए और हमको यही सिखाया गया कि आप जब खाना खा रहे हैं तो बातें ना करें, खामोशी से खाएं। उसका एक रीजन ये होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हमारा जो ब्रेन होता है इसको ये बात समझ में नहीं आती कि एपिग्लॉटिस को बंद करना है या खुला रखना है। नतीजे में ये होता है कि अगर एपिग्लॉटिस खुली रह गई तो खाना कहाँ जाएगा? हवा की नाली में। तो वहां जाना कौन चाहिए? हवा। लेकिन उसकी जगह कौन जा रहा है? ग़िज़ा। तो ग़िज़ा अगर जाने वाली रहेगी तो नतीजे में ये होगा कि हवा उसको वापस से पुश करती है, हवा वापस से उसको ढकेलती है, जिसके नतीजे हमको क्या लगता है? जोर का ठसका लगता है। तो ये बुनियादी चीज यहाँ पर याद रखना है, ठीक है? तो जो लैरिंग्स, नाउ लैरिंग्स अभी क्या हो गया? लैरिंग्स, लैरिंग्स अब जाके कहां पर खुलेंगी? लैरिंग्स जाके खुलेंगी ट्रैकिया। लैरिंग्स जाके कहां पर खुलेगी? ट्रैकिया, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जो लैरिंग्स है वो क्या है? लैरिंग्स एक मुरमुरी यानी कुड़मुड़ी हड्डियों से बना एक डिब्बा है जो कि क्या करता है? हमारे जिस्म में आवाज पैदा करता है और इसलिए इसको बुलाया जाता है सूबी बॉक्स, या उसको क्या बोला जाता है? साउंड बॉक्स। तो सूबी नहीं बल्कि सूती, सूती बोलते हैं ना हम,
तो आवाज का एक बॉक्स होता है। नाउ ग़िज़ा को निगलने के वक्त क्या होता है, जो ग्लॉटिस है एक लचलीली यानी कुरमुड़ी हड्डी है, ये भी एक तरह की, ठीक है। ये कुरमुड़ी हड्डी क्या करती है, ढक्कन ढक लेता है, जिससे एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो हवा की नाली है उसको ये क्या करके रखता है, एपिग्लॉटिस बंद करके रखता है, जिससे क्या होता है, ग़िज़ा जो होती है वो लैरिंक्स में नहीं जाती, यानी ट्रैकिया में नहीं जाती ना। उसके बाद दूसरा पार्ट है जिसको बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। ट्रैकिया ये एक सीधी ट्यूब है। अगर आप बात करेंगे तो ये देखिए, ये कौन है, ट्रैकिया। तो यहां तक जो बात थी वो किसकी थी, एक बात थी हमारी फेरिंग्स की, और दूसरा जो पार्ट था वो हमारा आवाज बनाने वाला, जिसको हमने क्या बोला, लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद जो अज़ू है वो कौन है, ट्रैकिया, ठीक है ना। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये वाला, ये को इसको क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। और ये कहां तक जाएगा, हमारे फेफड़ों तक, ठीक है। तो ये आगे जाके फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक हमारे कौन है, फेफड़े, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ट्रैकिया है ना। अब ये जो ट्रैकिया है जो वस्ती जोफे सदर तक मौजूद होती है। अब ये जोफे सदर क्या है, जोफे सदर का मतलब होता है थोरैसिक केज, जिसको हम आमतौर पे हमारा क्या कहते हैं, सीना। तो ये जो हमारा सीना है उस सीने के यहां तक रहेगी। और पांचवें फिखरे का मतलब क्या हो गया, अब ये वर्टिब्रल जो कॉलम है हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, ये रीढ़ की हड्डी में अगर हम काउंट करते हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम में अगर हम काउंट करते हैं तो पांचवें फिखरे पर वो पहुंचेगा, और पांचवें फिखरे पर क्या हो जाएगा, वो दाएं जानिब और बाएं इब्तिदाई ब्रोंकाई। अब ये इब्तिदाई ब्रोंकाई क्या होता है, इब्तिदाई ब्रोंकाई को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। किसमें तकसीम होगा, प्राइमरी ब्रोंकाई में तकसीम होगा ना। अब यहां पर बात समझो, ये है सीधी सीधी ट्यूब ट्रैकिया, और ये ट्रैकिया यहाँ आके इस ब्रांच में, इस ब्रांच में, ये शाख में, ये शाख में तकसीम हो गया। ये जो शाख है, इन शाख को क्या बोला जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई। बात क्लियर हुई। तो इस तरह से याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, बैरूनी नथने, फिर नेजल पासेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर वो डिवाइड होकर क्या बनाएगा, प्राइमरी ब्रोंकाई ना। प्राइमरी ब्रोंकाई फिर तकसीम होगी, तो इसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है इनको, सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर तकसीम होगी, तो अब उनसे छोटी छोटी जो ब्रांच बनती है उसको बोला जाता है टर्शेरी ब्रोंकाई। तो हम इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं, लेकिन उर्दू में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इब्तिदाई ब्रोंकाई, इसको बोलते हैं सानवी। और इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, टर्शरी को। सानवी के बाद क्या आता है, प्राइमरी, इब्तिदाई, सानवी, और तीसरे दर्जे का सलासी, है ना। तो इस तरह से हमारे पास क्या होती है, तकसीम होती जाती है। तो इसके बाद हर एक ब्रोंकाई सानवी और तीसरे दर्जे के ब्रोंकाई, और आखिर में यह बनती है ब्रोंक्यूल्स। आखिर में क्या बनती है, ब्रोंक्यूल। तो इस तरह से ये पूरा हमारे लंग्स के अंदर तकसीम होने वाला हिस्सा है। तो बाहर से स्टार्ट होती है बैरूनी नथने, फिर नेजल पासेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, और आखिर में जो बनता है उसको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या बोला जाता है इसको, ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, किस तरह से होता है। अब एक जो सबसे अहम चीज याद रखना है क्या, कि ये ट्रैकिया से लेकर ये सारे जो हिस्से हैं, इनके अंदर एक कुरमुरी हड्डी है, एक मुरमुरी हड्डी है, यानी कार्टिलेज है। और ये जो कार्टिलेज होती है उसको बोला जाता है नामुकम्मल, यानी इनकम्प्लीट कार्टिलेज। तो जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकाई, यहां पर एक कार्टिलेज होती है, और उस कार्टिलेज को बोला जाता है इनकम्प्लीट। क्या बोला जाता है उसको, इनकम्प्लीट कार्टिलेज। और हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं नामुकम्मल, नामुकम्मल कुड़मुड़ी, और उसको उर्दू में बोला जाता है मुरमुरी हड्डी, ठीक है। तो ये जो कुरमुरी हड्डी है, इसको नामुकम्मल क्यों बोल रहे हैं, उसको नामुकम्मल इसलिए बोला जाता है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि ट्रैकिया है। अब इसको आप बाजू से देख रहे हैं, तो ये इस तरह से यहां से शुरू होगी, और यहां, यानी क्या हो गया कि यहां पर वो गायब है, यानी डॉर्सल साइड में
या पीछे की जानिब ये गैर मौजूद होती है। तो याद रखना कि अगर हम कंप्लीट कब बोलेंगे, जब वो पूरी रहेंगी इस तरह से, लेकिन हम करेंगे वो पूरी नहीं है, वो इस तरह से आधी है, आधा चांद होता है ना, उस तरह से। तो ये हिस्से में यानी डॉर्सल साइड में यानी पीछे की जानिब जो कार्टिलेज होती है वो गायब होती है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकाई तक जो कार्टिलेज होती है, जो कुड़मुड़ी हड्डी होती है, वो कौन सी टाइप की होती है? नामुकम्मल टाइप की होती है, इनकम्प्लीट टाइप की कार्टिलेज होती है। याद रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठीक, अभी किसी को कोई प्रॉब्लम? बात क्लियर हुई? अजान की आवाज आ रही है क्या? ठीक, बहुत अच्छी अजान है, इसको गौर से सुनो। ठीक है, तो इसके बाद वाली अजान हम और गौर से सुन लेंगे। ठीक है ना। अब क्या हो गया कि जो ट्रैकिया है उसके बाजू कौन होते हैं? नामुकम्मल वाली दायरेदार क्या होती है? कार्टिलेज होती है ना। आखिर में क्या होता है? एल्व्यूलाई। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद होती है एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई किसको कहते हैं? ये दिख रहा है आपको, ये जो साफ्त है, साफ्त दिख रही है, यानी लंग्स के अंदर इस तरह की साफ्त है और आखिर में इस तरह से थैलीनुमा साफ्ते हैं। ये जो थैलीनुमा साख्ते हैं इनको क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। और इन एल्वियोलाई के आगे जो छोटा सा पाइप होता है उसको क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई डक्ट। तो क्या होगा? ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स के बाद जो साख्त होती है उसको क्या बोला जाता है? एल्वियोलाई। तो हम कहते हैं कि एल्वियोलाई जो होती है पतली दीवारों से बनी हुई ये थैलिया है। क्या है ये? पतली दीवारों से बनी हुई थैलिया, जो कहां पर होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पैदा होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का मतलब क्या हो गया कि ब्रोंक्यूल्स जहां पर खत्म हो रही है उस ब्रोंक्यूल के आखिरी सिरे पर ये थैली वाली साख्ते क्या होती है? मौजूद होती है। नाउ अब एक और बात को समझना है कि जिसको हम फेफड़े कह रहे हैं, यानी जिसको हम क्या कह रहे हैं? लंग्स। जिसको हम क्या कहते हैं? लंग्स या फेफड़े। ये लंग्स या फेफड़े किससे मिलकर बने होते हैं? तो इन फेफड़ों के अंदर एक जो साख्त होती है वो होती है ब्रोंकाई। एक साख्त कौन सी होती है? ब्रोंकाई। दूसरी साख्त होती है वो होती है ब्रोंक्यूल्स। कौन होती है? ब्रोंक्यूल्स। और तीसरी जो साख्त इसके अंदर होती है वो होती है एल्व्यूलाई की शाखदार जाल। यानी कौन होती है? एल्व्यूलाई और साथ ही साथ एल्व्यूलाई डक्ट। ये सब मिलकर हमारे जिस्म में क्या बनाते हैं? लंग्स। या ये सब मिलकर हमारे जिस्म में क्या बनाते हैं? फेफड़े। तो जब हम लंग्स बोलते हैं तो लंग्स ये क्या है? जैसे हम दिल बोलते हैं तो दिल क्या होता है? हम बोलते हैं कि 3 चैम्बर है। तो आपको लंग्स अगर बोलना है तो यहां पर आप लंग्स को कैसे तारीफ करेंगे? क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन में नोज भी आ रही है, नेजल चैम्बर भी आ रहा है, नेजल पासेज भी आ रहा है, फेरिंग्स भी आ रहा है, लैरिंग्स भी आ रही है, ट्रैकिया भी आ रहा है, ब्रोंकाई भी आ रही है और ब्रोंक्यूल्स भी आ रही है और एल्व्यूलाई भी आ रही है। लंग्स तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। इसका मतलब लंग्स जो है ये 3 अलग अलग आजा से मिलकर बना है। और वो 3 अलग अलग अजू कौन है? एक है ब्रोंकाई, एक है ब्रोंक्यूल और एक है एल्व्यूलाई और एल्व्यूलाई डक्ट। ये सब मिलकर हमारे जिस्म के अंदर क्या बनाते हैं? लंग्स, फेफड़े। याद रहेगा ना। अब इंसानों के अंदर फेफड़े कितने होते हैं? तो इंसानों के अंदर 2 फेफड़े होते हैं, एक है ना, दो, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में रहेगा। फिर ये जो फेफड़े होते हैं इन फेफड़ों के ऊपर एक कवर होता है, इनकी एक हिफाजती दीवार होती है। ये जो हिफाजती दीवार होती है उसको बुलाया था प्लूरा। क्या बुलाया था इसको? प्लूरा मेम्ब्रेन। तो जो लंग्स होते हैं उस लंग्स के ऊपर एक हिफाजती दीवार होती है, उस दीवार को बोला जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन ये कौन है? हिफाजती दीवार या हिफाजती तय, जो लंग्स की क्या करती है? हिफाजत करती है, लंग्स को बचा के रखती है। नाउ अब ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है, इस प्लूरा मेम्ब्रेन के अंदर एक सयाल, एक चिपचिपा मादा होता है और इस सयाल को, इस चिपचिपे मादे को बोला जाता है प्लूरा फ्लूइड। क्या बोला जाता है? फ्लूरा फ्लूइड। फ्लूइड मतलब माया। तो ये कुछ तरह का एक लिक्विड होता है। तो ये प्लूरा सियाल होता है। और ये प्लूरा सियाल करता क्या है? हमको मालूम है कि हमारे जिस्म में क्या होता है?
जब गैसेस का एक्सचेंज होगा यानी गैसेस का तबादला होगा, तो गैसेस के तबादले में ये होगा कि लंग्स जो है ये सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। और जो लंग्स हमारे जिस्म के अंदर है वो कहां पर है, वो हमारे थोरैसिक केज में है, सदर में है, जो फिर सदर है सीना में है, और सीना के अंदर क्या है, हड्डियां है। फिर जो लंग्स होता है, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि लंग्स के दरमियान में कौन मौजूद होता है, दिल। तो जब लंग्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेंगे, सिकुड़ेंगे और फैलेंगे, तो आजू बाजू से ऑर्गन के साथ वो टकराएंगे, और जब वो टकराएंगे तो उनके अंदर क्या पैदा होंगी, रगड़। उस रगड़ से लंग्स को नुकसान हो सकता है। तो उस रगड़ को कम करने में मदद कौन करेगा, प्लूरा फ्लूइड या प्लूरा मेम्ब्रेन। इसीलिए हम कहते हैं कि इससे फेफड़ों की जो सतह है उस पर पैदा होने वाली जो रगड़ है वो क्या हो जाती है, कम। फेफड़ों की सतह पे रगड़ क्यों पैदा होगी, क्योंकि हम आगे चल के बढ़ेंगे कि जो फेफड़े होते हैं उनका फैलाव, उनका सुखड़ाव, ये वो खुद नहीं करते, बल्कि उस फैलाव और सुखड़ाव को कराने का काम कौन करता है, सीना। अगर सीना फैलेगा तो लंग्स भी फैलेगा, ऐसा हम बोले। तो हमारा क्या फैला, सीना, लेकिन अंदर कौन फैला, फेफड़े। हमने हवा छोड़ दिया तो सीना अंदर चला गया, तो अंदर कौन, बाहर से तो सीना अंदर जाते दिख रहा है, सुकड़ते हुए दिख रहा है, लेकिन इंटरनल साइड में कौन हुआ, अंदरूनी जानिब कौन हुआ, फेफड़े। तो अब जब फेफड़े सिकुड़ेंगे फैलेंगे सीने के अंदर, तो हो सकता है कि वो रगड़ की वजह रगड़ की वजह से वो सीने की दीवारें क्या हो जाए, खराब हो जाए। जैसा अभी ये दीवार है, ये बोर्ड है, मैं कंटिन्यूअस को रगड़ता रहूंगा तो एक दिन ये क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हम अगर दीवार को कंटिन्यूअसली खुरेदते रहे तो दीवार क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए लंग्स की हिफाजत करने के लिए उसके पास क्या मौजूद होती है, प्लोरा मेम्ब्रेन, और उस प्लोरा मेम्ब्रेन में क्या होता है, प्लोरा फ्लूइड। नाउ एक और चीज याद रखना है कि ये जो प्लोरा मेम्ब्रेन होती है, इस प्लोरा मेम्ब्रेन के अंदर भी दो लेयर होती है। जो प्लोरा मेम्ब्रेन है, यानी जो लंग्स के अतराफ में जो लेयर है, उस लेयर में भी दो लेयर होती है, या हम कहेंगे कि उसमें दो तह होती है। प्लोरा मेम्ब्रेन, अब ये मैं इसको बोल रहा हूं प्लोरा झिल्ली, ठीक है, प्लोरा झिल्ली। और इस प्लोरा झिल्ली के अंदर भी दो तह होती है। एक जो तह होती है वो होती है बैरूनी, जिसको हम बोलेंगे, और एक होती है अंदरूनी। ना अंदरूनी को आमतौर पे इंग्लिश में बोला जाता है विस्सेरल, और बैरूनी को बोला जाता है पैराइटल। क्या बोला जाता है इसको, पैराइटल लेयर। तो विस्सेरल लेयर और पैराइटल लेयर। अब जो लंग्स है, वो लंग्स को मैंने कहा कि लंग्स कहां पर मौजूद होते हैं, हमारे सीने के अंदर मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये जो अगर लंग्स है तो लंग्स के अतराफ में हमारा क्या रहेगा, सीना, इस तरह से, बराबर। और अगर लंग्स के अतराफ में कोई दीवार है तो दीवार की जो बाहरी तय है, यानी वो जो झिल्ली है, झिल्ली की जो बैरूनी तय है, ये किसके साथ जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है किसके साथ, ये जुड़ी होती है सीने के साथ। और अंदरूनी जो होती है ये किसके साथ जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है या अटैच होती है किसके साथ, ये होती है फेफड़ों की दीवारों के साथ। किसके साथ अटैच होंगी ये, फेफड़ों की दीवारों के साथ। तो अगर आपने सीने को खींचा तो सीने के साथ साथ कौन खींचे जाएगा, पैराइटल। पैराइटल के अगर खींचेंगे तो कौन खींचे जाएगा, विस्सेरल। और अगर विस्सेरल खींचे जाएंगी तो खुद ब खुद कौन खींचेगा, फेफड़े। तो इस तरह से अगर सीना फैलता है तो अंदर मौजूद फेफड़े भी क्या होते हैं, फैलते हैं। इसका मतलब सीने की हड्डियों यानी रिब्स और हमारे फेफड़े की दीवार, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, बैरूनी दीवार और अंदरूनी दीवार, या बैरूनी तह और अंदरूनी तह। ना अब समझो इसको, जो बैरूनी प्लूरा होती है, जो झिल्ली होती है, वो सदर के अस्तर के, अस्तर का मतलब होता है सरफेस के, बहुत ज्यादा नजदीक होती है। जबकि अंदरूनी प्लूरा जो झिल्ली होती है वो फेफड़े के सतह के रास्ते में होती है, उसके कांटेक्ट में होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपका सीना फैलेगा तो ये जो प्लूरा झिल्ली है ये फैलेगी, और प्लूरा झिल्ली फैलेंगी तो खुद ब खुद आपके फेफड़े फैलेंगे। अगर आपका सीना कंस्ट्रिक्ट होता है, सुकड़ता है, तो खुद ब खुद झिल्ली कंस्ट्रिक्ट होगी, सुकड़ेगी। और झिल्ली अगर सुकड़ती है तो लंग्स भी क्या होंगे, फेफड़े भी सुकड़ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे फेफड़े को कंट्रोल करने वाला कौन है, सीना। और फेफड़े
और सीने को जोड़ने वाला कौन है? प्लोरा, झिल्ली प्लोरा मेम्ब्रेन। नाउ अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो बहुत अहम है, इसको याद रखिए कि बैरूनी नथनों से अगर हम बात करते हैं, बैरूनी नथनों से शुरू होकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी जब तक ब्रोंक्यूल खत्म नहीं हो रही है, ये जो पूरा हिस्सा होता है, इस हिस्से को बोला जाता है ईसाली। कौन सा हिस्सा बोला जाता है? ईसाली हिस्सा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जो तनफुसी निजाम है, उसके अंदर जो आजा है उनको भी दो बड़े ग्रुप में तकसीम किया गया। कौन से दो बड़े ग्रुप में तकसीम किया गया? तनफुसी जो अजू है उनको दो बड़े ग्रुप में तकसीम किया गया। एक तनफुसी अजू को बोला जाता है ईसाली, ईसाली, ईसाली हिस्सा, यानी ईसाली हिस्से को इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग पार्ट। और दूसरे को बोला जाता है तनफुसी हिस्सा। क्या बोला जाता है इसको? तनफुसी हिस्सा। तनफुसी हिस्सा का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी पार्ट। अब ईसाली हिस्से का मतलब क्या होना है ना? हम बोलते हैं कि हरारत का मुअस्सिल, हरारत का गैर मुअस्सिल, यानी हमारे पास लोहा है, आयरन रॉड है। आयरन रॉड को जब हम आग में गर्म करते हैं तो क्या होता है? उस आयरन रॉड को आप गर्म यहां से कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 हरारत ऊपर जाती है, और एक वक्त ये आता है कि ऊपर पूरी रॉड गर्म हो गई और आप हाथ में से इसको क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हुआ क्या? हुआ ये कि हरारत यहां से यहां मुंतकिल हुई। तो जब हवा बैरूनी नथनों से लेकर कहां तक मुंतकिल होती है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक मुंतकिल होती है, तो उस हिस्से को क्या बोला जाता है? ईसाली हिस्सा, या क्या बोला जाता है? कंडक्टिंग पार्ट। फिर हवा अंदर आने के बाद क्या होती है? हवा अंदर आने के बाद जो एल्व्यूलाई है, उस एल्व्यूलाई के जरिए उसका क्या होगा? तबादला, एक्सचेंज होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई और उसकी नालियां, उसको बोला जाता है तनफुसी हिस्सा। तो यहाँ बुनियादी तौर पे याद रखना है कि हम जब एल्व्यूलाई और एल्व्यूलाई डक्ट, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं तनफुसी हिस्सा। और दूसरा होता है बैरूनी, बैरूनी नथनों से लेकर कहां तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल या ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स का आखिरी सिरा, ब्रोंक्यूल का आखिरी सिरा। इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है? ईसाली हिस्सा। और इसका सिर्फ काम ये होता है कि हवा को बाहर से एल्वेलाई तक लाना है, और एल्वेलाई पर उस हवा का क्या हो जाएगा? तबादला। ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा जाएगा, तबादला होगा। नाउ ईसाली हिस्सा क्या करता है? ईसाली हिस्सा कुर्रहबात, कुर्रहबात को हम इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेरिक। क्या कहते हैं उसको? एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक हवा को वो क्या करता है? एल्व्यूलाई तक पहुंचाता है और इस हवा के अंदर मौजूद जो जर्रात है उसको हटाता है। अब एक और बात कि ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, इस कंडक्टिंग पार्ट का एक काम क्या होता है? इसका एक काम होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं? छानना। क्या छानना है? कि जो हवा हमारे जिस्म के अंदर जा रही है, हो सकता है आप रास्ते से चल रहे हो तो धूल बहुत उड़ रही हो, या हो सकता है आप माइनिंग यानी पहाड़ तोड़ने का काम कर रहे हो, वहां धूल उड़ रही हो सकता है आप आटे की गिरनी पर हो, वहां पर आटा बहुत उड़ रहा हो। अब वही हवा अगर आपके जिस्म के अंदर जाएगी तो वो धीरे धीरे वो आटा, वो डस्ट, वो धूल आपके लंग्स के अंदर क्या हो सकती है? जमा हो सकती है। और अगर वो जमा होंगी तो इस तरह से लंग्स आपके क्या हो जाएंगे? खराब। तो इसलिए अंदर जो हवा जा रही है उस हवा को क्या करना पड़ेगा? छानना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा। तो इस फिल्टर का काम भी कौन करता है? ईसाली हिस्सा। इसी तरह से वो जो हवा है उस हवा को क्या करना है? ह्यूमिड करना है, मरतूब करना है, उसके अंदर वाटर है नहीं है इस बात को चेक करना है। ये बात भी कौन करता है? कंडक्ट। इसलिए आप देखो कि अगर बहुत ज्यादा सर्दी है तो हमारे जिस्म के अंदर जो जाने वाली हवा रहती है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, यानी हमारे जिस्म के दर्जा हरारत के। और अगर हम बहुत ज्यादा गर्मी के हालत में जो हवा अंदर जा रही है वो गर्म होती है, लेकिन कुछ देर के बाद वो हवा ठंडी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जिस्म के अंदर क्या करना होता है? उसकी रुतूबत को मेंटेन करना होता है। फिर तीसरा, हवा का जो दर्जे हरारत है, तो हमारे जिस्म का दर्जे हरारत और हवा का दर्जे हरारत। अभी बाहर सर्दी है तो सर्दी में जो हवा हमारे नाक के जरिए हमारे जिस्म में जाएगी, अगर वो भी उसका दर्जा हरारत अगर कम होगा तो हमारे जो जिस्म के अज़ू है वो भी ठंडे हो जाएंगे।
और हमको सर्दी ज्यादा महसूस होने लगेगी। लेकिन हमारे जिस्म के अंदर क्या होता है, हमेशा दर्जे हरारत बरकरार रहता है, दर्जा हरारत हमेशा मेंटेन होता है, 37 डिग्री हमेशा हमारा होता है। इस 37 डिग्री तक ही हवा अंदर जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि नाक के जरिए जब हवा अंदर जाती है तो उस हवा का अगर दर्जा हरारत कम है तो उसका दर्जा हरारत बढ़ा दिया जाएगा, दर्जा हरारत बहुत बढ़ा हुआ है तो उसको कम करके 37 पे लाएंगे। तो दर्जा हरारत को बरकरार रखने में भी कौन काम करता है, हमारा ईसाली हिस्सा। आखिरी बात कि जो तनफुसी हिस्सा होता है, या उसी को हम दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं तबादले वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खून और कुर्रेबात की जो हवा है उसके दरमियान में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नुफूज वाक़ होता है। नुफूज वाक़ होता है मतलब डिफ्यूजन होता है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकल के खून में चले जाएगी, खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलकर एल्वियोलाई के जरिए हमारे जिस्म से बाहर चले जाएंगे। ये पूरा बुनियादी चीजें हैं, घर पर बैठ के इसको एक मरतबा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। जहां पर आपको डाउट आ रहा है मेरे को मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। साथ ही साथ इन टॉपिक्स से पुराने जो रिलेटेड टॉपिक्स है उनको भी थोड़ा सा पढ़िए, ठीक है। चलिए दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ईशा की नमाज के बाद मैं फिर मैसेज करूंगा, अगर मेरी एनर्जी रही तो हम दोबारा लेक्चर लेंगे, और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर कल लेक्चर रहेगा। लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ये सारे असबाब खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।